ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से एक रहस्यमयी सवाल रहा है। कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। ईरान कुछ कहता है, इजराइल कुछ और अमेरिका तो बहुत कुछ बोलता रहा है। अब एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने हाल ही में एक बयान दिया है। उनके मुताबिक अमेरिका की हवाई हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान तो हुआ है, लेकिन यह इतना नहीं कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह ठप हो जाए। ग्रोसी का कहना है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उनकी बातों को उद्धृत करें तो ईरान के पास जो क्षमताएं थीं वे अभी भी मौजूद हैं। ग्रोसी के इस बयान में एक अहम बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के 2 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर 14 बंकर बस्टिंग बम गिराए थे। इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। इससे पहले ग्रोसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका ने ईरान के 18,000 सेंट्रीफ्यूज को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन अब उनकी बात बदल गई है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA और कई यूरोपीय खुफिया एजेंसियों ने भी यही दावा किया था। DIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के मूल न्यूक्लियर सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऊपरी इमारतें टूटीं, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद सेंट्रीफ्यूज मशीनें और यूरेनियम का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। जब ग्रोसी से पूछा गया कि अगर यूरेनियम स्थानांतरित किया गया है तो वह कहां है, उनका जवाब था, हमें नहीं पता। कुछ यूरेनियम नष्ट हुआ होगा और कुछ को बचा लिया गया होगा। ये सवाल कि क्या बचे हुए यूरेनियम से ईरान परमाणु बम बना सकता है, पर ग्रोसी ने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत महत्वाकांक्षी था और इसका कुछ हिस्सा शायद अभी भी मौजूद है। अगर नहीं भी है तो उनकी तकनीक, जानकारी और औद्योगिक क्षमता तो है ही। परमाणु तकनीक में वे बहुत आगे हैं, यह सबको पता है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई से इसका हल नहीं निकलेगा। कोई डील साइन करानी होगी, निरीक्षण का सिस्टम बनाना होगा ताकि दुनिया को भरोसा हो कि तस्वीर अब बदल चुकी है। IAEA क्या है? IAEA का काम है यह सुनिश्चित करना कि दुनिया भर में न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। कोई देश चोरी छिपे परमाणु हथियार न बनाए, इसकी निगरानी करना इसका उद्देश्य है। 1957 में स्थापित इस संगठन ने 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के तहत एक समझौता किया जिसमें 62 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह तय हुआ कि 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़कर कोई और देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। आज इन 4 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब ईरान के मामले में IAEA का रोल कमजोर पड़ता दिख रहा है। 25 जून को ईरानी संसद ने एक विधेयक पास किया जिसके तहत अब ईरान IAEA को कोई सहयोग नहीं देगा। इसका मतलब है कि IAEA के निरीक्षकों को ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाने, कैमरे लगाने या रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति नहीं होगी। ईरान का कहना है कि जब तक उसके परमाणु ठिकानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, वह सहयोग नहीं करेगा। जानकारों का मानना है कि ईरान को डर है कि उसके ठिकानों पर फिर से हमला हो सकता है। IAEA के बाहर होने का मतलब? इसका मतलब है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में क्या कर रहा है यह दुनिया को नहीं पता चलेगा। पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। क्या ईरान बम बना रहा है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं होगा। दूसरी ओर DIA और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन व्हाइट हाउस इन सभी दावों को खारिज कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मीडिया और लीक की जंग CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया संस्थानों ने पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट्स को प्रमुखता से छापा, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया। उनसे उनके सूत्रों का खुलासा करने को कहा जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डेमोक्रेट्स पर इन रिपोर्ट्स को लीक करने का आरोप लगाया। संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स शो में पत्रकार मारिया बार्टिरोमो के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा,
इन मीडिया संस्थानों को अपने सूत्र बताने होंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और खुलासा किया। उनके मुताबिक अमेरिकी एजेंसियां ईरानी अधिकारियों के संचार को इंटरसेप्ट कर रही हैं। इनमें से कुछ इंटरसेप्ट्स में ईरानी अधिकारी कह रहे थे कि अमेरिकी हमला उतना भयानक नहीं था जितना ट्रंप दावा कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात को भी खारिज कर दिया। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट ऐसी रिपोर्ट्स छापकर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। यह शर्मनाक है। ट्रंप की धमकी और खमेनी का जवाब। ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू किया तो वह फिर से हमला करने में देर नहीं करेंगे। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने भी जवाब दिया है कि अमेरिकी एयरबेस अभी भी उनके रडार पर हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पहले की तरह कार्रवाई करेगा। क्या यह सिर्फ एक ब्रेक है? क्या यह तनाव एक छोटा सा ठहराव है या मध्य पूर्व में एक नई जंग की शुरुआत? यह सवाल न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू होता है तो क्या हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुश्किल होगी? एक्सपर्ट्स की राय, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। न तो अमेरिका को पूरी तरह पता है कि ईरान का प्रोग्राम कितना नष्ट हुआ, न ही इजराइल को। इजराइल का जासूसी नेटवर्क और अमेरिका का सैटेलाइट आधारित खुफिया तंत्र भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। कुछ का कहना है कि ईरान जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। हो सकता है कि वह यह दिखाना चाहता हो कि उसका प्रोग्राम नष्ट हो गया ताकि चुपके से बम बना सके, या फिर यह दिखाना चाहता हो कि कुछ नुकसान नहीं हुआ ताकि अपनी जनता को ताकतवर होने का भरोसा दे सके। दोनों ही स्थितियों में ईरान को बातचीत में फायदा मिल सकता है। अगर अगले 6 महीनों में स्थिति साफ नहीं हुई तो विशेषज्ञों का मानना है कि एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। इजराइल का मकसद है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए और अमेरिका भी इसमें शामिल है। दूसरी ओर ईरान या तो परमाणु हथियार हासिल करना चाहेगा या फिर इसके बदले पूरी तरह प्रतिबंध हटाने की मांग करेगा। लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी के चलते बातचीत मुश्किल है। इजराइल ईरान युद्ध विराम अपडेट। 23 जून को इजराइल ने तेहरान की एविन जेल पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। ईरान के सरकारी मीडिया मिजान के मुताबिक इस हमले में 71 लोग मारे गए, जिनमें जेल कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मुलाकात के लिए आए कुछ लोग शामिल थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने पुष्टि की कि एविन जेल उनके निशाने पर थी। CNN के अनुसार इस जेल को मानवाधिकार उल्लंघन का केंद्र माना जाता है, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार और संगीतकार कैद थे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दुनिया के हर कोने से ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए राजनीति रडार के साथ बने रहें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।